दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का राइस वीडू के और एक एपिसोड में। इस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं जीपैट के ऑल इंडिया टॉपर्स के साथ। और आज के इस एपिसोड नंबर 2 का हमारा आज का मेहमान है तुषार जिसकी जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 47 आई है। और आपने जो सवाल हमसे पूछे थे जीपैट के बारे में या फिर जो सवाल आपके बीच आएंगे जब आप जीपैट की प्रिपरेशन के लिए जाओगे, उन सारे सवालों को हमने तुषार के साथ डिस्कस किया है। तो हमारे स्लोगन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला सवाल तुषार से ये है कि जीपैट में तुम्हारी जर्नी कैसी थी, क्योंकि इंडिया में 47 नंबर पे आना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो तुमने ये जर्नी किस तरह से कंप्लीट की उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताओ। सो आई स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर। तो मैंने फर्स्ट ईयर के वैकेशन में एमबीए का बुक ख़रीदा। तो एमबीए का बुक ख़रीदा तो उससे मैं एक वीक पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, बट मेरे को पढ़ने का मूड नहीं था, तो मैं पूरा वैकेशन टाइम पास किया। तो उसके बाद जब सेकेंड ईयर में मैं गया तो मेरे को कन्फ्यूजन था कि एमबीए के लिए प्रिपेयर करो या एम फार्म के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि मेरे को एमबीए में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखती थी, नेगेटिव चीज़ दिखती थी। एम फार्म में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखती थी, नेगेटिव चीज़, अकॉर्डिंग टू माय पोटेंशियल। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एम फार्म मैं करूँगा। उसका रीज़न भी यही था कि अगर मैंने एम फार्म किया तब भी मैं अगर चाहूँ तो शिफ्ट कर सकता हूँ, कि एम फार्म किया तब भी मैं एमबीए की लाइन में जा सकता हूँ, चाहे मार्केटिंग में भी जा सकता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट में भी जा सकता हूँ, कंसल्टेंसी में भी जा सकता हूँ, अगर मेरे में पोटेंशियल है। बट अगर मैंने एमबीए एक बार कर दिया तो मैं एम फार्म में की फील्ड में नहीं जा सकता, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे कुछ भी हो। तो और ये भी क्लियर था कि अगर जॉब करूँगा, अगर मेरे को बाद में भी बाई चांस करने का मन किया तो मैं पार्ट टाइम एमबीए भी कर सकता, एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकता। बट ऐसा केस नहीं है विद एम फार्म की पार्ट टाइम एम फार्म या एग्जीक्यूटिव एम फार्म। तो ये रीज़न की वजह से मैंने एम फार्म प्रेफर किया। तुषार मेरा दूसरा सवाल तुमसे ये है कि जीपैट रिजल्ट लगने के बाद जब तुम्हें पता चला कि तुम ऑल इंडिया रैंक 47 आई हो, तो तुम्हारी फीलिंग कैसी थी? यानी तुम किस तरह से इसको रिएक्ट किए थे और तुम्हारी जो एंजॉयमेंट थी वो किस तरह से थी? जब मेरा जीपैट का रिज़ल्ट आया, आई वॉज इन न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट मीन्स दैट कि ना ज़्यादा खुश था ना दुखी था। रीज़न वॉज कि मेरा हमेशा से गोल था कि मेरे को जीपैट में टॉप 10 में चाहिए। तो अगर टॉप 10 मिलेगा तो मेरे को आईसीटी का स्टूटिक्स मिलेगा। तो इसके वजह से रैंक 47 वॉज गुड, बट 10 नहीं आया, तो इसके वजह से मैं आई वॉज नॉट एकदम हैप्पी कि हाँ भाई अचीव किया है कुछ। तो तुषार मेरा तुमसे तीसरा सवाल ये है कि जीपैट में तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? जीपैट के पेपर में वैसे तो 125 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें से तुमने कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये जरा हमें बताओ ताकि इससे आइडिया आ जाए लोगों को कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो। So my total attempt was 96 and correct one was around 71 and total score was 258. तुषार मेरा चौथा सवाल तुमसे ये है कि सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट कौन से थे? क्योंकि मेरे केस में अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता था। तो ऐसे केस में तुम्हारे लिए वो कौन से सब्जेक्ट थे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चुनौती लगती थी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगते थे? ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताओ। I found ecology as a hard subject. Issue was that कि जब हम लोग 11th या 12th में रहते तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ते, तो हम लोग जब बी फार्म में आते तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर हम लोग को एपीपी रहता है। सो वी कैन लिंक विथ बायोलॉजी ऑफ 11th एंड 12th एंड वी कैन अंडरस्टैंड। अगर 11th 12th में समझा है बायोलॉजी तो एपीपी समझने में ईजी पड़ता है। बट जब कोलॉजी आता है सेम 4 में, तो बेसिकली क्या रहता है, उसका टर्मिनोलॉजीज अलग अलग रहते हैं जो हम लोग को लिटिल बिट हार्ड पड़ता है समझने में। और उस समय मैंने उतना फोकस नहीं किया, तो उसका मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ। और मेरे को फिर वो सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आने लगा क्योंकि वो समझता नहीं था मेरे को। तो उसके वजह से फोर्थ सेम बस एग्ज़ाम में ऐसे नॉर्मल पढ़ के पास, ना कि कॉन्सेप्ट डीप में गया नहीं समझा। तो उसके वजह से उस समय थोड़ा फोबिया हो गया था। तो उसके बाद जब फिफ्थ सेम आया, सिक्स सेम आया, तो उसके बाद से मैंने उसका बेसिक्स एंड उसके बाद अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसी की वजह से मेरे को थोड़ा स्ट्रगल हुआ। और दूसरा रीज़न है कि अगर जीपैट के पढ़ते समय कि अपने को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ना रहता है, एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ना रहता है, कॉन्ट्रा
क्वेश्चन किसी किसी का पढ़ना रहता है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है और वास्ट है एंड वॉलेटाइल भी है, तो इसके वजह से थोड़ा हार्ड पड़ता है इसलिए कोलॉजी को मास्टर करना है तो रिवीजन इज़ अ बेस्ट की टू मास्टर कोलॉजी। तुषार, मेरा तुमसे अगला सवाल ये है कि कौन से सब्जेक्ट को तुमने प्रेफरेंस दिया था? क्योंकि मेरे केस में ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि कोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आती है, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को मैं बोलता भी था पहले कि केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन आती है, कोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब 2020 का हम पेपर देखते हैं तो बहुत सारे हमारे जो भ्रम थे वो टूट गए ऐसा लगता है। तो ऐसी केस में तुम क्या कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहती हो, या फिर तुमने कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया था? According to me, it is important to give justice to each and every subject because जब जीपेट का पेपर एनटीए ने फर्स्ट टाइम सेट किया 2019 में, तो वो लोग ने पेपर ऐसा सेट किया कि प्रीवियसली क्या होता था 2019 से पहले कि जो भी जीपेट का पेपर रहता था वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। 20 to 30 क्वेश्चन हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे कि वो चीज़ रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर का पेपर को एनालिस्ट करके। बट अब क्या किया एनटीए ने 2019 में, उन लोग ने ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मेरा उस समय ही माइंड क्लियर हो गया था कि जीपेट का पेपर अब रिपीट नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग पूरा ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली पढ़ के गए तो अपने ईजिली स्कोर करेंगे या क्वालिफाई होंगे या टॉप रैंक में आएंगे। तो मैंने जस्टिस सबको दिया, सारे सब्जेक्ट को दिया। तो जस्टिस देना इम्पोर्टेंट है। अगर बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसको भी पढ़ो, इक्वली ट्रीट करो। बट उसमें पढ़ने के लिए कम है तो उसको कम टाइम लगेगा, उसके लिए कम टाइम डिवोट करो। कोलॉजी और फार्म कैम के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको ज़्यादा टाइम डिवोट करो। तो ऐसे अपने स्टडी को प्लान करो। एंड मेजर सब्जेक्ट रिमेन दी सेम कि कोलॉजी है, सूटिक्स है, एनालिसिस एनालिसिस नहीं बोल सकते, फार्म कैम है। बट अगर इस बार का देखा जाए जीपेट 2020 का पेपर, तो वो लोग ने बेसिक में से बहुत ज़्यादा पूछा, बायोटेक्नोलॉजी से पूछा, माइक्रोबायोलॉजी से पूछा, तो हर सब्जेक्ट में से वो लोग ने पूछा। तुषार, मेरा तुमसे अगला सवाल ये है कि जीपैट के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जीपैट प्रिपरेशन के लिए बहुत अलग लोगों को सुनते हैं, तो तुम्हारा एडवाइस क्या होगी उन सारे लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में जीपैट की एग्जाम फ्यूचर में देने वाले हैं, कि जीपैट को प्रिपेयर किस तरह से करना चाहिए? क्या पढ़ना है, ये चीज़ में सबको कन्फ्यूजन रहता है और मेरे को भी कन्फ्यूजन बहुत था। जब मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया तो मेरे को सबसे पहले डाउट यही था कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। ऐसे रैंडमली कोई भी बुक पढ़ते रहेंगे तो ऐसे तो समय ही बीत जाएगा। तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था, तब भी मैं रैंडमली जो जैसा बोलता था उस वैसा मैं पढ़ता था। जैसे मैं रैंक 2 से भी बात किया, टॉप 10 से भी बात किया, या जो क्वालिफाई भी हुआ या नहीं भी क्वालिफाई हुआ उनसे क्या गलती हो, सबको सबसे पूछा। बट सबका स्ट्रेटजी अलग है, सबके पास टाइम अलग है, सबका प्लानिंग अलग है। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, सुनो सबका, करो अपना। मतलब अगर जितने भी है, चाहे कोई टॉपर है, चाहे कोई भी, अगर कोई बोला पियर्सन या कोई बोला इनामदार या कोई बोला पियर्सन इनामदार, तो अगर सब लोग एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं पियर्सन इनामदार, तो उसमें से वो चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लो, हाँ कि मैं ये करूँगा। और कोई कुछ और बोल रहा है तो उसको एनालाइज करो कि हाँ तुम्हारे टाइम के हिसाब से, तुम्हारे पहले की प्रीवियस स्टडी तुम लोग ने कैसे किया है, तुम लोग नोट्स से किया है, रेफरेंस बुक से किया, मतलब तुम लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाओ। तो मैंने भी थर्ड ईयर तक रैंडमली कुछ भी पढ़ाई की, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ रहा था क्या करूँ। बट ये है कि पढ़ाई करते रहो। और थर्ड ईयर का जब वैकेशन था, जिस टाइम लोग इंटर्नशिप करते, तो उस समय मैंने इंटर्नशिप नहीं किया था, तो मैंने अपना प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा। लेकिन स्टार्ट तो थर्ड ईयर में ही कर दिया था। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर किसी ने फर्स्ट टू फोर्थ ईयर कॉलेज की नोट्स से पढ़ाई किया है तो वो लोग वो रेफ़र करें। अगर किसी ने फर्स्ट टू फोर्थ ईयर रेफरेंस बुक से पढ़ा है तो वो रेफ़र करे। उसके बाद पियर्सन करे और इनामदार करे। एंड अपन बोलते हैं ना कि यार रेफरेंस बुक पढ़ना ज़रूरी है, सबके माइंड में यही डाउट रहता है। तो कोई भी पूरा रेफरेंस बुक पढ़ नहीं सकता है और सबको सब कुछ याद भी नहीं रहता है। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन योर नीड,
अगर तुमको वो चैप्टर पढ़ना है तो वो रेफरेंस बुक से पढ़ लो, और ज़रूरी नहीं कि तुमको 1 to 1 लाइन याद रहना चाहिए, और किसी को भी 1 to 1 लाइन याद नहीं रहता। तो अगर तुम लोग ने कॉलेज के नोट्स से पढ़ा है तो कॉलेज का नोट्स रेफर करो, अगर रेफरेंस से तो रेफरेंस, अगर नहीं पढ़ा है रेफरेंस बुक तो कॉलेज का नोट्स एंड रेफरेंस बुक का कुछ चैप्टर जो तुमको पढ़ने का वो पढ़ो, एंड वो चीज़ करते रहो। और ज़्यादा टेंशन मत लो कि मैंने रेफरेंस बुक नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तुषार, मेरा अगला सवाल ये है क्लासेस के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि क्लासेस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्लासेस का रोल क्या होता है। तो ज़रा तुम भी बताओ कि क्लासेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और अगर इम्पोर्टेंट है तो उसमें क्लासेस का रोल कितना ज़्यादा है। क्लासेस का रोल प्ले होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग बोल सकते कि क्लास लगाया तो क्लास में जो पढ़ा रहे वही जीपेट के एग्ज़ाम में आया। हार्डली 10 to 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं आएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। बट क्लासेस का देन ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, जैसे वो लोग मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैं भी क्लासेस जाता था, मैं अपना बताता मेरे को क्या फ़ायदा होगा। जैसे मैं क्लासेस में जाता था तो जितने भी लोग पढ़ाते थे, सर लोग थे, तो वो बेसिकली आईसीटी के स्टूडेंट्स ही थे, तो वो लोग टॉप 10 वाले थे, नहीं तो नाइपर पास आउट वाले स्टूडेंट्स थे। तो वो लोग ने भी खुद टॉप 10 टॉप 20 में लाया है, नहीं तो नाइपर में टॉप 50 वाले थे। तो वो लोग पढ़ाते थे, तो वो लोग भी मोटिवेट करते रहते थे कि हाँ, कि हम लोग ला सकते हो तो तुम लोग भी ला सकते हो, उतना हार्ड नहीं है। तो मेरे को भी देख के लगता था कि इतना हार्ड नहीं है लाना। तो वो चीज़ एक मोटिवेशन हमेशा से रहा। फिर इन्वायरमेंट, मतलब वो क्लास इंटरेक्टिव रहता था तो सब आंसर देते थे, तो वैसा इन्वायरमेंट कि हाँ इसको आ रहा है तो मेरे को भी आना चाहिए। तो एक तरह से वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। वो कोई नहीं बोल सकते कि क्या जीपीएट में आएगा क्या नहीं आएगा, अपना बेसिकली वही डाउट होता है कि वो पढ़ा रहे तो एग्ज़ाम में आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं। और फिर मेरे को सेकेंडली क्या एडवांटेज हुआ क्लासेस का टेस्ट सीरीज़ का, क्लासेस का टेस्ट सीरीज़ का ऐसा एडवांटेज हुआ कि मैं हमेशा अटेम्प्ट करता था 85 अराउंड, तो मेरा 55 या 56 57 तक राइट रहता था। और जब मैं अटेम्प्ट करता था 90 प्लस में तो मेरा 65 के अराउंड। तो जब जीपेट का पेपर भी सेम दिया मैंने, तो मेरे को आ रहा था पेपर, तो मेरा अटेम्प्ट गया 96 तक। तो मेरे को लगा भाई ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया हूँ तो मेरा नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, मेरे को कुछ अनमार्क करना चाहिए। तो बेसिकली मेरे माइंड में ये तो क्लियर था कि जब मैं क्लासेस का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था तो मेरा इतना राइट पड़ता था। तो अभी भी मेरे को जब श्योर है तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ ना, तो मेरा राइट होगा, वो रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। और दूसरी बात कि अगर जब आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि मान लो अगर घर पे टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो वो मान के चलो कि तुम लोग जीपेट का ही टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जीपेट का ही टेस्ट, मतलब जीपेट का ही एग्ज़ाम दे रहे हो तुम लोग, ऐसा मान के चलो। तो उससे एक एडवांटेज ये मिलता है ना कि कई लोग होते जब ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिए नहीं रहते तो जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उन लोग को इशू यह होता है कि वो लोग अटेम्प्ट करते जाते हैं, उसके बाद वो लोग फिर से वो चीज़ चेक करते हैं, उसको अनमार्क करते हैं। जब वो लोग अनमार्क करते हैं और फिर बाद में घर पेपर जाने के बाद घर जाते हैं तो पता चलता नहीं जो मैंने अनमार्क किया था वो राइट था। तो मैंने एक चीज़ जब क्लासेस का टेस्ट सीरीज देता था ना तो तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं फर्स्ट वो पहले एक सब कुछ रीड करूँगा, जो जो आएगा वो मार्क करूँगा, जो मेरे को परफेक्ट 100% श्योर रहेगा। और जो नहीं रिकॉल होगा वो सेकंड में मार्क करूँगा, सेकंड टाइम फिर से जाऊँगा फिर मार्क करूँगा। बट ये है कि जो पहले एक बार मार्क कर दिया तो उसको मैं अनमार्क नहीं करने जाने वाला। तो उस हिसाब से वो चीज़ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो वो चीज़ फ़ायदा करता है। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रूल ये प्ले होता है कि हम लोग घर पे रहते तो बहुत काम में रहते, तो हम लोग 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर लेते। बट मैं जब जीपेट में गया तो वही मेरे को लगा 2 आवर 45 मिनट। तो क्या हुआ, मेरा उतना लॉन्ग आवर तो मेरे को एक जगह बैठने का आदत नहीं था, तो और मेरे को मतलब ऐसा ब्लैंक या नहीं तो ऐसा नींद जैसा लगने लगा। तो मैंने वहीं पे ऐसा आंख बंद करके अपने ब्रीथिंग पे ध्यान दे, एक टाइप का मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब आफ्टर 3 to 4 मिनट इनर्जाइज्ड फील हुआ तो फिर से मैंने अटेम्प्ट किया। तो बेसिकली वो 3 घंटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो 3 घंटा आपका पूरा डिसाइड करता है कि आपने कितना 1.5 साल मेहनत किया। तो उसके साथ मजाक नहीं करने का। तो इसी की वजह से टेस्ट सीरीज वैसे ही करते रहने का, प्रैक्टिस करने का, जैसे तुम लोग जीपेट का एग्ज़ाम देने वाले हो।
तुषार, मेरा अगला सवाल तुमसे ये है कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि केमिस्ट्री मुझे बहुत हार्ड लगता था। उस तरह से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि केमिस्ट्री को किस तरह से जीपैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो ज़रा तुम भी बताओ तुम्हारे वर्ड्स में कि किस तरह से केमिस्ट्री को हम फेस कर सकते हैं। How to study organic chemistry and farm chem. Basically, no need to study mechanism, study reactant and product and catalyst in case of name reaction. And for organic chemistry, you have to study whole B Pharm syllabus of first to fourth year, in which first, second, and third semester is only organic chemistry. After that, farm chemistry रहता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रेफरेंस बुक से थोड़ा पढ़ना है तो वो पढ़ लो, पहले अपने कॉलेज के नोट्स से पढ़ लो, उसके बाद रेफरेंस बुक से पढ़ लो। देन इन केस ऑफ फार्म कैम यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर हैज़ टू बी प्रैक्टिस लाइक दैट कि अगर कोई स्ट्रक्चर है उसको नोटबुक में लिख लो और उसके बाद 2 3 या 4 दिन तक उसको लिखते रहो। अगर किसी को स्ट्रक्चर को 1 घंटा लगा तुम्हें लिखने के लिए, अगले दिन भी 1 घंटा लिखो, उसके अगले दिन भी। ऑटोमेटिकली जब ऐसा प्रोसेस करते रहोगे ना तो तुम लोग के माइंड में वो फिट हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो तुम्हें याद रहेगा। एक्चुअली लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मा केमिस्ट्री से फोबिया इसलिए रहता है क्योंकि जब हम लोग को 11th-12th से वो फोबिया बिल्डअप होता है कि जब हम लोग 11th-12th में हम लोग का केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस रहते हैं, तो वो सब हम लोग को मगअप करने में या याद करने में या उसका जो मैकेनिज़्म है उसका कैसा अटैक होता है, चाहे हम लोग का इंडक्टिव इफेक्ट हो चाहे रेसोनेंस हो, तो उस समय से वीक रहता है। और बट उस समय फोबिया जनरेट हो जाता है। और जब बी फॉर्म में हम लोग आते हैं तो हम लोग का केमिस्ट्री रहता ही है और डीप में, तो उसके वजह से फोबिया रहता है। तो एज अ फोबिया है वो इतना हार्ड नहीं है केमिस्ट्री पढ़ना। मेरे को इसलिए फोबिया नहीं था क्योंकि मैंने 11th-12th वो अच्छे से किया था। कि मतलब लोगों को स्ट्रक्चर का डाउट रहता है, तो स्ट्रक्चर का डाउट कैसे सॉल्व करने का मैं क्या करता था कि मैं चाहे कोई भी चैप्टर, चाहे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स हो, एल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या अमाइंस कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, जो भी चैप्टर्स हो सबका मैं स्ट्रक्चर जितना रिएक्टेंट है सब लिख लेता था। उसके बाद में 1 2 3 दिन वैसे डेली प्रैक्टिस करता रहता था, 10 दिन। तो उसके हिसाब से मेरे को वो चीज़ चैप्टर का अभी भी सब कुछ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट याद है मोस्टली। तो इसलिए मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोबिया नहीं। तो अगर किसी को दूर करना है तो अपना कॉलेज के नोट से जो फर्स्ट टू थर्ड सेम तक पढ़ा है वो पढ़ लो और थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक से देख लो। और उसके बाद और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है फॉर फार्म केम तो लिख लो और बार बार उसको प्रैक्टिस करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो माइंड में बिल्डअप हो जाएगा। ईजी है, उतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा फोबिया है, उसको तुम लोग को ब्रेक करना है। तुषार, मेरा अगला सवाल है स्ट्रेस के बारे में। चाहे आप जी हाँ, कौन से भी एग्जाम दो, चाहे वो जीपैट हो चाहे यूपीएससी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा सवाल होता है स्ट्रेस के बारे में। जो लोग स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं वही लोग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ज़रा तुम्हारे वर्ड्स में बताओ कि स्ट्रेस को तुमने किस तरह से मैनेज किया था। सो फॉर स्ट्रेस, एक्चुअली मैं डेली हमेशा से मॉर्निंग में मेडिटेशन करता था एंड इवनिंग में कॉलेज से आने के बाद वर्कआउट करता था। तो उससे मेरे को एडवांटेज क्या हुआ कि मैं हमेशा मतलब एनर्जाइज्ड फील रहता था। अगर मॉर्निंग में मैंने मेडिटेशन किया है तो तो उसके वजह से मेरे को एक मतलब एक कामनेस मिलता था, उसके वजह से कॉलेज में अटेंशन मेरा रहता था। उसके बाद कॉलेज से जब घर पे आता था तो जब एनर्जी पूरा डाउन रहता था तो वर्कआउट कर लेता, तो उसके वजह से फिर एनर्जी रीगेन होता था। और मैं ये दो भी प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ कि अगर मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एनर्जी रीगेंड होगा, मतलब कि एनर्जी आएगा। यही दो प्रोसेस है जो माइंड एंड बॉडी को फुल्ली रिचार्ज करते हैं। एंड रीज़न क्या था कि जब मैंने स्टार्ट तो जिम सेकेंड ईयर से किया था, मेडिटेशन मैंने थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट किया था। क्योंकि और मेरे को इंटरेस्ट इसलिए इसमें बनने लगा क्योंकि इसमें एक मेरे को पॉजिटिविटी दिखती थी कि मैं हमेशा से ये धीरे धीरे जैसे लाइफ बढ़ने लगा ना, लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। वो धीरे धीरे समझा कि ऐसा सोचता था कि अगर मान लो मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा अगर करियर भी बन भी गया तो अगर मेरे पास मेरा हेल्थ नहीं रहा
तो जो मेरे पास मेरा वेल्थ रहेगा उसको मैं क्या एंजॉय कर पाऊँगा, जो मैं वेल्थ मेरे पास आया भी वो सब मेरा हॉस्पिटलाइजेशन में यूज़ हो जाएगा। तो इसी का जगह मेरा पास मेरा हेल्थ रहा बट मेरे पास मेरा करियर नहीं रहा, तो फिर क्या यूज़। तो एक्चुअल में इसीलिए ये कि मेरी लाइफ में करियर एंड देन ये मेरा हेल्थ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो और मैं इस पे स्टिक रहूँ हमेशा अपना करियर और हेल्थ पे। तो इसलिए मैंने अपने नोटबुक में एक पेज पे लिख दिया और उसको कट करके वॉल पे स्टिक कर दिया। तो उसमें मैंने लिख दिया कि ये मेरे लिए 1.5 साल मेरा करियर, मेरा हेल्थ इम्पोर्टेंट है, करियर हेल्थ एंड विजडम। तो विजडम इन द सेंस कि जब मैं ट्रैवलिंग में रहता था तो मैं बेसिकली मोटिवेशनल वीडियोस या मत जो जो मेरे को एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी दे तो वो चीज़ मैं देखता रहता था। ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेस रहता था उसकी वजह से, बट मेरे को ऐसा लगता था कि जब हम लोग एलोन रहते घर पे तो वो चीज़ सुने रहते, बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चलता है। तो दूसरे का मोटिवेशन सुनते रहते 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 तो लगता है कि अगर हम लोग कुछ नहीं करते तो स्ट्राइक पड़ता है कि दूसरे ये किए थे जब उनको वो हुआ था, तो एक हम लोग को सॉल्यूशन एक चीज़ ऐसा मिल जाता है। तो वो चीज़ सुनता था और ये मैं ये भी बिलीव करता हूँ, कभी ये गलती मत करना कि अपना मॉर्निंग का स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। और जब हम लोग जब सोते हैं ना, तो अगर चाहे हम लोग कुछ भी, चाहे कितने भी डीमोटिवेटेड रहे, चाहे डिप्रेस रहे, तो सोते समय चाहे कोई पॉजिटिव चीज़ करके सोने का, नहीं तो कोई पॉजिटिव वीडियो, नहीं तो अपने माइंड कोई एक चीज़ कर लेने के जैसे तुमको एक पॉजिटिविटी आए, जो पॉजिटिविटी से तुम लोग सोओगे रात में, वही जब सुबह उठोगे तो वही सबसे पहले थॉट तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो तो रात में पढ़ाई नहीं हुआ तो तुमसे क्या गलती हुआ पूरे दिन भर वो नोटबुक में लिख लो, और क्या तुम लोग को नेक्स्ट डे करना है वो चीज़ रात में लिख लो। तो अगर अगले दिन सुबह उठोगे तो डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग को रहेगा कि नहीं नहीं सुबह उठ के मेरे को ये करना है, क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले दिमाग में कुछ रहते नहीं, करना क्या, कुछ करना नहीं है, कुछ ये नहीं करना, मेरे को उठने का मन नहीं कर। अगर पहली रात में लिख लोगी कि मेरे को ये चीज़ करना है, मेरे को वो चीज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली एक तुम्हारे पास मोटिव रहेगा सुबह उठने का और तुम लोग वो चीज़ अचीव कर सकते हो। स्ट्रेस के बाद अगला सवाल आता है डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। आज की डेट में पबजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को भी हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये भी बताओ। सो डिस्ट्रैक्शन मैंने ऐसे अवॉइड किया कि मेरे पास 2 या 3 घंटा डेली रहता था, मैं उसको पढ़ भी सकता हूँ या टाइम वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में पढ़ते समय भी बहुत कुछ चलते थे और वो सबके माइंड में चलते होंगे क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग के माइंड में चाहे हम लोग को कुछ टीवी सीरियल देखने का मन कर रहा हो, चाहे हम लोग को वेब सीरीज़ देखने का मन कर रहा हो, चाहे हम लोग को किसी ने कुछ बोल दिया हो, चाहे मॉम ने, चाहे फ्रेंड ने, चाहे बहुत कुछ चलता था। तो मैं क्या करता था कि मैं सोचता था कि अब मेरे पास 2 घंटा है तो मैं ये 2 घंटा पढ़ूंगा और उसके बाद मेरे पास 10 मिनट अलॉट करूंगा, ये जो भी मेरे दिमाग में फालतू चीज़ चलता है ना वो टाइम पे सोचूंगा। और मेरे को उस समय ये चीज़ याद आया तो सोचूंगा 10 मिनट, नहीं तो मैं नहीं सोचूंगा। और बाकी जो मेरे पास 1, 1.5 या 2 घंटा जो है उसमें मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन मैं फालतू चीज़ सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। या अगर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर रहा हूँ जिससे मेरे को फ़ायदा हो, लेकिन सोचने में अपना फालतू चीज़ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुषार, अगला सवाल है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने देने के पहले बहुत बड़ा सवाल होता है टाइम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन समय बहुत कम होता है। तो ऐसे केस में टाइम मैनेजमेंट को हम किस तरह से हैंडल करें, ये भी बताओ। जिस तरह से बहुत सारे लोग इसकी हेल्प हो सकती है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रोल साबित होती है। टाइम मैनेजमेंट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मी जब मैं थर्ड ईयर में था एंड फोर्थ ईयर में था। तो जब मैं थर्ड ईयर में था तो हार्डली मेरे पास 1.5 आवर मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो कभी मैं पढ़ लेता था तो कभी मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। जब मेरा टाइम वेस्ट होता था तो मैं मोस्टली ज़्यादा दिन तक मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं कभी ट्रैवलिंग में पढ़ लेता था, नहीं तो कभी कॉलेज में ब्रेक मिलता था तो टाइम यूटिलाइज कर लेता था। बट मेरा था कि मैं वीक डेज में अगर टाइम मिलता तो ज़्यादा लॉन्ग आवर तक पढ़ लेता था, नहीं तो जब वेकेशंस रहते थे तब मैं पढ़ लेता था। तो बेसिकली वो चीज़ वैसे टाइम मैनेज किया। और मेरा बेसिकली टाइम ट्रैवलिंग में 4.5 आवर जाता था, उसके बाद कॉलेज 7 आवर्स तक रहता था, और जब थर्ड ईयर में था तो मैं
वर्कआउट जिम जाता था तो उसमें 1.5 आवर चला था, तो इसलिए मेरे को 1.5 आवर मिलता था। एंड मैं ये तीनों चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता था। कॉलेज भी जाना डेली इम्पोर्टेंट है, ट्रैवलिंग तो करना ही पड़ेगा, और वर्कआउट को भी मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। तो एंड ट्रैवलिंग में भी बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ लो, लेकिन ट्रैवलिंग में मेरा क्या इशू था कि मेरे को ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, और मेरे को लगता था ऐसा क्वांटिटी वाइज मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ बट ऐसा क्वालिटी में मेरा कुछ आउटपुट नहीं है उसमें। एंड जब ट्रैवलिंग में पढ़ाई करता था तो जब कॉलेज में 7 आवर्स पढ़ाई होती है ना, तो 7 घंटे मेरे को लगता नहीं था कि मैं कॉलेज में अटेंशन दे पा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं कॉलेज की स्टडी को इम्पोर्टेंट माना हूँ और मेरे को वो जीपेड में फ़ायदा भी दिया है, और हमेशा से मैंने कॉलेज में ऐसा नहीं कि कॉलेज में मैम पढ़ा रही है तो उसको टाइम वेस्ट कर लूँ। मोस्टली मैंने अपना कॉलेज में जो मैम पढ़ाए उसको ग्रैब किया और उस वो टाइम को यूटिलाइज़ किया, एंड एक्चुअली में वर्क किया है वो जीपेड में मेरे। एंड एज अ जीपेड प्रिपरेशन जो मैं बोलूँ वो मेरा क्यूमुलेटिव है, कि जो मैंने सेल्फ स्टडी किया है, जो मैंने कॉलेज में सुना, जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन, जो मेरा क्लासेस में, तो ऐसा क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो मैंने 11th-12th में मैंने कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत सीखे, तो सब कुछ मेरे को एज अ होल फ़ायदा किया है। तो ऐसे मैंने टाइम अपने को मैनेज किया। 4th ईयर में मैंने अपना जिम छोड़ दिया क्योंकि पढ़ने के लिए कम टाइम था, तो मेरे को 3 घंटे टाइम मिलने लगे। तो ऐसा, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप मतलब सेल्फ स्टडी करोगे 6 10 तभी आप सब कुछ कर पाओगे। तभी आप, अगर आप क्वालिटी स्टडी भी करोगे, अगर आपको डेली अगर 1 आवर या 2 आवर मिल रहा है तब भी वो करो, अगर नहीं मिल रहा है तो वीक्स डेज में ज़्यादा पढ़ाई करो, नहीं तो। तुषार, मेरा ये अगला सवाल तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में है कि तुम फ्यूचर में आगे किस तरह से बढ़ना चाहोगे, क्योंकि जीपैट अभी क्वालिफाई तुम कर चुके हो। अगला तुम्हारा प्लान किस तरह से है और आने वाले दिनों में फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे? सो एज सच मैंने फ्यूचर का कुछ डिसाइड तो नहीं किया है, बट वॉट एवर आई विल डू आई विल बी दी बेस्ट इन दैट फील्ड। बस माइंड में ये चीज़ क्लियर रखा, बेस्ट रहना है चाहे कुछ भी करना है। तो तुषार, वैसे तो मेरे क्वेश्चन अभी खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, ताकि वो थोड़ा जान पाए कि जीपैट के लिए अगर आपको ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स में आना है तो क्या करना है। So nothing will slow your progress like a negative mindset. If you believe you will be in top 10, because automatically your action will be like that. So अपने पे बिलीव करते रहो और बिलीव ही करो अपने पर, और करते जाओ। और दूसरा एक चीज़ ये भी रहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे को याद नहीं रह रहा है, चाहे कोलॉजी और फार्म करूँगा तो सबको सब कुछ याद नहीं रहता है और सबको याद भी नहीं रहेगा। बस रिवीजन करते रहो, और उसके बाद एक चीज़ याद रखो कि जो टॉपर भी रहता है उसको भी 500 में से 60% ही मार्क्स रहते हैं, चाहे 300 रहे। जो टॉप 10 में रहते हैं तो उनको भी सब कुछ याद नहीं रहता है, तो इसलिए इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पढ़ते जाओ, अपने पे बिलीव रखो। याद सबको सब कुछ नहीं रहता, उसका टेंशन मतलब, मेरे को भी वही हमेशा टेंशन रहता था कि याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका टेंशन छोड़ दो। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। तो जैसे मेरा दोस्त दीपक जिसका ऑल इंडिया रैंक 8 है, तो हम लोग मतलब बेसिकली फर्स्ट टू फोर्थ ईयर सब साथ ही में रहते थे, डिस्कस भी करते। तो क्या होता था, जब मैं डीमोटिवेट फील होता था तो वो मेरे को बोलता था भाई इजी है, आ जाएगा टॉप 10 में आ जाएगा। तो वो जब होता था तो मैं उसको मोटिवेट करता था। ऐसे ही अपने को भी मोटिवेट करते रहो, और अपने फ्रेंड्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो उनको भी मोटिवेट करते रहो। वो लोग भी, तुम अपना एनर्जी दोगे, पॉजिटिव एनर्जी, तो तुम्हारा उनसे भी तुमको उतना ही एनर्जी आएगा। तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट करो भी दूसरे लोग को। एंड ब्लाइंडली कभी किसी को फॉलो मत करो। जो कुछ जितना मैंने बताया है वो तुम्हें लग रहा है तो फॉलो करो, और अपना भी दिमाग लगाओ, और ब्लाइंडली कभी किसी को फॉलो मत करो। थैंक यू विशाल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आप लोग चैनल में जैसा कंटेंट है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।